Hello future doctors, I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM Medical College जमशेदपुर। और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था। आज हम लोग फिर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या क्या हम लोग किए थे, स्केल्स देखे थे, पॉलिंग स्केल देखे थे, मुलिकन स्केल देखे थे, अल्फ्रेड रॉशो स्केल देखे थे, फिर उसका ट्रेंड्स भी हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे पहला एप्लीकेशन, टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का नेचर का पता करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ करते हैं। कैसे, देखो सपोज हमारे पास एक ऐसा है ए और बी एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी बराबर है तो जो बॉन्ड है इसके बीच में उसको वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोले, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड में सबसे पहला हम लोग कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए अगर इक्वल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी देन द बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी देन द बॉन्ड मे बी आइदर पार्शियली आयोनिक और कोवैलेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब पता है ये जो बॉन्ड है ना, इसका हम लोग इस बॉन्ड में कितना आयोनिक कैरेक्टर है, कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक हेनरी स्मिथ फॉर्मूला होता है, जो वो फॉर्मूला किस तरह है, इस तरह देखो, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसके किसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, और हमको उसका मॉड लेना है। ठीक है, मतलब प्लस वाला वैल्यू लेना है। फिर से सुनो, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालते हैं। ध्यान से, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें देखना कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा है, लेकिन हम लोग इससे आयोनिक कैरेक्टर निकाल लेंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी निकल जाएगा। कैसे, अभी क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी इज 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, ध्यान से देखो अब क्या है, फाइंड परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर। अब यह पैनिक नहीं करना है, सिंपल। आयोनिक कैरेक्टर का हमें फॉर्मूला मालूम है, पहले आयोनिक कैरेक्टर निकाल लेते हैं। देखो आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। तो 16 डेल्टा कितना दिया है, 2, 16 इंटू 2 प्लस 3.5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 32 प्लस 14 46 हो गया। ये हो गया हमारा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। अब परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए उसको 100 से माइनस कर देंगे, सिंपल। तो परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 46 दैट इज 54% इज द आंसर। क्लियर। अब कभी कभार ना क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्या कि फॉर 50% आयोनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा। तो इसको अगर, क्योंकि देखो MCQ सॉल्व करते वक्त ना जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना टाइम बचेगा। तो अगर कुछ कुछ चीज़ अगर हम याद रख लेना तो MCQ हमारा ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसी तरह उसमें से एक ये भी आता है। देखो अगर बोल देगा कि 50% आयोनिक कैरेक्टर या 50% कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो दैट इज 2.1। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग एप्लीकेशन अभी क्या देखे, पहला एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू डिसाइड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। क्या बोले, टू डिसाइड नेचर ऑफ ऑक्साइड। कैसे, देखो एक सपोज ऑक्साइड है, उसको हम एक्सेस पानी में डिसॉल्व किए तो क्या होगा, EOH। ठीक है, अब देखो O और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम डेल्टा बोल दिए, और E और O के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस को हम डेल्टा 1 बोल दिए। अब ये जो डेल्टा है यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू मालूम है। तो देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.1, हाइड्रोजन का 2.1, कैलकुलेट किए आया 1.4। अब देखो
अगर जो E और O के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1.4, तो जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो होगा बेसिक। एग्जाम्पल देखो, EOH वाटर में डिजोल्व किए, बेसिक होगा तो मतलब क्या, यहाँ से OH जाएगा, OH को निकाल दिया OH माइनस, तो E प्लस OH2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगर E और O के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हमारा लेस है 1.4 से, तब क्या होगा, जो बॉन्ड है वो एसिडिक होगा, जो ऑक्साइड है, सॉरी, जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होगा। और ऑक्साइड एसिडिक हुआ तो क्या करेगा, जब वो पानी में घुलेगा तो वो H+ रिलीज करेगा। तो H+ जब रिलीज करेगा तो क्या होगा, वो वाटर उसको एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा, H+ प्लस H2O, हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनेगा, और क्या बचा, EO-। क्लियर। चलो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, और ये अब तक हर साल, मतलब कोई भी ऐसा साल बाकी नहीं है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, ये तो हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं, इसको ब्लॉक केमिस्ट्री में भी अलग अलग ग्रुप के लिए काफ़ी सारा ऑक्साइड्स आता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो तो हम लोग अब इसको देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड में क्या है, देखो पहले सुनो, इधर देखो, उधर कहाँ देखो, इधर देखो। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड किसका ऑक्साइड होता है ना, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड होता है। एसिडिक ऑक्साइड है, ये पता कैसे चलेगा ना, जब उस ऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे और वो एसिडिक हो जाएगा, तब पता चल गया कि हाँ ये एसिडिक ऑक्साइड है। और कैसे पता चलेगा ना, वो एसिडिक ऑक्साइड है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। देखो हम क्या क्या बोले, एसिडिक ऑक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर इज एसिडिक, मतलब उसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। रिएक्ट विद बेस, ऑब्वियस सी बात है, एसिड है तो बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा। और जनरली नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल देखो, SO2 वाटर में डिसॉल्व किए, H2SO3, क्या बोले पहला पॉइंट, सॉल्यूशन इन वाटर इज एसिडिक। ठीक है, तो SO2 को वाटर में डिसॉल्व किए, H2SO3 एसिड है, SO3 को वाटर में डिसॉल्व किए, H2SO4 एसिड है, CO2 को वाटर में डिसॉल्व किए, H2CO3 एसिड है, P2O5 को वाटर में डिसॉल्व किए, H3PO4 ये भी एसिड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एसिडिक ऑक्साइड्स क्लियर हो गया। क्या क्या बोले एसिडिक ऑक्साइड में, देख लो, सॉल्यूशन इन वाटर इज एसिडिक, रिएक्ट विद बेस, एंड जनरली नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या है, फिर से सुनो, इधर देखो, मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर जनरली। ठीक है, एक्सेप्शंस आते हैं कुछ कुछ, तो हम लोग अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब ऑक्साइड बेसिक का पता कैसे चलेगा ना, उसको पानी में घोल देंगे, पानी में डालेंगे तो वो बेसिक हो जाएगा, तो बेसिक ऑक्साइड। अब ऑक्साइड बेसिक है तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, एसिड के साथ। ठीक है, चलो देखो हम क्या क्या बोले। बेसिक ऑक्साइड्स, सॉल्यूशन इन वाटर इज बेसिक, रिएक्ट्स विथ एसिड, जनरली मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर। चलो अब एग्जांपल देखो, ये सोडियम मेटल ही होता है ना, तो सोडियम का जो ऑक्साइड है वो Na2O वाटर में डिसॉल्व किए, NaOH बेस ही है ना, CaO वाटर में डिसॉल्व किए, CaOH होल ट्वाइस बेस है। ठीक है, चलो अब एसिडिक ऑक्साइड भी हम लोग कवर कर लिए, बेसिक ऑक्साइड भी कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो एम्फोट्रिक ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एसिडिक और बेसिक दोनों मिलता है। ठीक है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व किए तो एसिडिक और बेसिक दोनों मिला, और ये रिएक्ट भी दोनों के साथ करता है, एसिड और बेस दोनों के साथ। ठीक है, और क्या है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मेटलॉइड्स का ऑक्साइड होता है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस, reacts with acid as well as base, और जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड आर एम्फोट्रिक इन नेचर, मेटलॉइड्स का जो ऑक्साइड होता है वो जनरली एम्फोट्रिक होता है। गॉट इट। चलो अब एग्जांपल देख लो, Al2O3 और ZnO। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स बताएंगे, लिस्ट और
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तुमको दिया हो रहेगा, तुमको बस छांटना है, याद रहेगा तो कर पाएगा, नहीं तो क्या लॉजिक है इसमें, कुछ लॉजिक है, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ट्रिक बता देंगे, ट्रिक को ध्यान रखना, हो जाएगा, आसान है, बहुत आसान है। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। Al2O3 ZNO, देखो क्या बोले हम यहाँ पे, रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस बोले ना। तो देखो Al2O3 को जब हम लोग HCl में के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन गया, AlCl3 रिएक्ट कर गया। Al2O3 को बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो भी रिएक्ट कर गया NaAlO2। और अब क्या है ZNO को भी जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएं HCl के साथ तो ZnCl2 बन गया, रिएक्ट कर गया। ZNO को जब NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो भी Na2ZnO2 बन गया, रिएक्ट कर गया। ठीक है, चलो तो अब कुछ एग्जांपल्स और देखो इसका, एग्जांपल्स में क्या क्या है। और देखो V2O5 Cr2O3 ZNO Al2O3 SNO SNO2 PbO PbO2 और एक बेरिलियम का BeO। ठीक है, इसको देखो, अब हम लोग इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। यहाँ पे क्या है, V, यहाँ पे Cr, यहाँ पे Zn, यहाँ पे एल्युमिनियम, यहाँ पे टिन, यहाँ पे लेड, यहाँ पे बेरिलियम। ठीक है, इसको सिंपल सा एक ट्रिक है, वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े बे। क्या, वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हम लोग एसिडिक ऑक्साइड्स भी देख लिए, बेसिक ऑक्साइड्स भी देख लिए, एम्फोटेरिक भी देख लिए, अब बचा न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन तुम अपना PY को पलट के देखना, उसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, तो याद रखना है, 3 है, सिंपल है, 2-3 बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। देखो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड और बेस, ये ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना ही बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल NO N2O CO, क्या एग्जाम्पल बोले, NO N2O CO। ठीक है, याद रहेगा, भूलना मत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स देखो, लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा पीरियोडिक टेबल में जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग अच्छा एग्जांपल्स हम लेंगे, एक बार हम पहले बता देते हैं। पूरा टॉप टू लेफ्ट राइट हो गया, टॉप टू बॉटम चलिए। टॉप टू बॉटम जो है हमारा क्या होगा, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा घटेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटा मतलब एसिडिक कैरेक्टर घटा। एग्जाम्पल देखो, अब ग्रुप 1 है ये अल्कली मेटल्स का, क्या है, Na2O K2O Rb2O CS2O। ये क्या हो रहा है, ऐसे हम लोग जा रहे हैं, ये क्या है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, और डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटता है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटा मतलब एसिडिक कैरेक्टर घटा। ये देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटा मतलब एसिडिक कैरेक्टर घटा, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ना Na2O का सबसे ज़्यादा, फिर K2O, फिर Rb2O, फिर CS2O। ठीक है, चलो अब है फॉर ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब अगर अलग अलग है तो हम लोग निकाल लेंगे, पीरियड क्या है, ग्रुप का है तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगर सेम एलिमेंट का ऑक्साइड है तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखो उसके लिए भी फॉर ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल लेते क्लियर हो जाएगा। क्या हम बोले, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, एग्जांपल देखो, MnO Mn2O3 MnO2, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट सेम है Mn, लेकिन सबका ऑक्साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हम बोले हैं इसका तरीका बनाने का, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाय नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। रेशियो, यहाँ पे रेशियो जिसका ज़्यादा आएगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अब देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है और सेंट्रल एटम 1-1 है तो 1-1 लिख दिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 3, सेंट्रल एटम 2 तो 3/2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 लिख दिए, सेंट्रल एटम 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है, MnO2 का सबसे ज़्यादा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा, फिर Mn2O3 देन MnO। क्लियर, चलो तो उसी हिसाब से SO3 का ज़्यादा है SO2 से, और P2O5 का ज़्यादा है P2O3 से। क्लियर, चलो अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अभी, एसिड एंड एनहाइड्राइड। देखो क्या होता है दोनों, एसिड और एनहाइड्राइड।
जब एसिड से हम लोग पानी निकाल लेते हैं ना तो उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। और कब, लेकिन ये पानी कब तक निकालना है, जब तक उसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे H2CO3 है, H2CO3 से एक सेकेंड, H2CO3 है यहाँ पे, H2CO3 यहाँ से हम अगर H2O निकाल देंगे तो H2O निकाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब यहाँ पे मेरा क्या है H2SO3, यहाँ से अगर हम H2O निकाल देंगे तो क्या बचेगा, देखो ना, 2 गो H निकाल दो, 1 गो H2O, तो 1 गो O निकाल दो तो क्या होगा, यहाँ पे 3 का 2 हो जाएगा तो SO2 बचेगा। तो ये उसका एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे H2SO4 में से भी H2O निकाल देंगे तो SO3 बचेगा। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया कि H2 था तो हम निकाल दें, लेकिन अब देखो HNO3 है मेरे पास, अब इसका हमको एनहाइड्राइड बोलेगा, यहाँ पे तो 2 H है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 मोल ले लेंगे। तो 2 मोल ले लिए HNO3 का, 2 मोल ले लिए HNO3 का, HNO3 का 2 मोल ले लिए। तो अब क्या करेंगे H2O, तो यहाँ से H ले लिए, H2 और कोई भी एक O हटा दिए, तो क्या बचा हमारे पास N2O5। ठीक है, फिर से देखो एक एग्जांपल, अब ये है ना मिक्स्ड ऑक्साइड का, देखो मिक्स्ड ऑक्साइड, यहाँ पे तो क्या था, एक जैसा था, अब एक मिक्स्ड ऑक्साइड देखो क्या है, HNO2 प्लस HNO3, कुछ नहीं करना, सिंपल वाटर निकाल दो और जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। तो H2 और कोई एक O निकाल दो तो क्या N2O4, उसको हम लोग N2 भी लिख सकते हैं। एक और मिक्स्ड ऑक्साइड देख लो, HClO4 HCl, सिंपल H2O निकाल दो, निकाले तो क्या बचा Cl2O4, Cl2O4 को हम ClO2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब एसिडिक स्ट्रेंथ इन ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। देखो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे पीरियड में तो हम क्या बोले, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। ठीक है, एग्जांपल देख लो, H2CO3 है, H3PO3 है, H2SO4 HClO4 है। जैसे जैसे हम लोग पीरियड में जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ऑर्डर हमें क्या मिला, HClO4 का सबसे ज़्यादा, देन H2SO4, देन H3PO3, देन H2CO3। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, ये हमारा लेफ्ट टू राइट हो गया। अब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जब हम लोग आएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा घटेगा, और एज अ रिजल्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटा तो एसिडिक कैरेक्टर घटा। ठीक है, तो देख लो एग्जांपल, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा टॉप टू बॉटम में। तो यहाँ पे क्या है H2SO4 और H2CeO4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग डाउन जा रहे हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा तो एसिडिक कैरेक्टर भी घटेगा। तो H2SO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन H2SeO4 का। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ सेम सेंट्रल एटम, ऑक्सी एसिड है लेकिन सेंट्रल एटम सेम है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ सेम सेंट्रल एटम एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब जिसका ज़्यादा ऑक्सीजन, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। क्या बोले हम, फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ सेम सेंट्रल एटम, ऑक्सी एसिड ऑफ सेम सेंट्रल एटम एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है ऑक्सीजन एटम्स का, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल, HClO4 का ज़्यादा होगा कंपेयर टू HClO3, देन HClO2, देन HClO, HNO3 का ज़्यादा होगा HNO2 से, H2SO4 का ज़्यादा होगा H2SO3 से। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्सेप्शन, तो एक एक्सेप्शन देखो, H3PO2, H3PO3, H3PO4, नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H3PO4 ज़्यादा होना चाहिए था देन H3PO3 देन H3PO2, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिलता है, H3PO2 का ज़्यादा है देन H3PO3 देन H3PO4। ठीक है, इसको याद रखना। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हमें रेजोनेंस से मिलता है, जो कि आगे जब रेजोनेंस डिस्कस करेंगे तब इसका हम रीजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ इन हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं ना हम लोग तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इन हाइड्राइड्स,
हाइड्राइड्स में क्या है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ रहा है, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो भी हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट का देखते हैं। लेफ्ट टू राइट है यहाँ पे, जैसे CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है। ठीक है, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा, लेकिन क्यों बढ़ा, देखो इसका रीज़न आता है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एसिडिक स्ट्रेंथ है, H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करने के बाद जो बचा F-, OH-, NH2-, CH3-, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो एनाइन है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा ना, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। नेगेटिव चार्ज तभी ना ज़्यादा स्टेबल होगा जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रहेगा। तो अमॉन्गस्ट ऑल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर तो यही हो गया ना हमारा, दैट्स वाई एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, क्लियर, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब टॉप टू बॉटम देखो एग्जांपल, टॉप टू बॉटम में जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, यहाँ पे भी सेम हम क्या बोले, एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों, रीज़न वही है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन क्या आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन आ रहा है कि जो I है, I-, Br-, Cl- और F-, साइज सबसे बड़ा साइज I- का होगा। देखो ना ऐसे देखो, सबसे बड़ा साइज होगा I- का, देन होगा Br- कहीं, देन Cl-, देन F-। ये हम एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा मतलब इससे भी बड़ा होता, इससे छोटा ही होता होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये I- हुआ, ये Br-, ये Cl-, ये F-। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है हमारा वो बड़े वाले एटम पे रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, देन कंपेयर टू उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, है ना। तो वही हम बोले क्या है इसमें भी, फॉर टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, रीजन स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। और यहाँ पे साइज फैक्टर डिटरमाइन करता है। साइज फैक्टर ये देखो, बड़ा साइज पे माइनस चार्ज स्टेबल होगा क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा एरिया पे लोकलाइज्ड रहेगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2Te, क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इन हाइड्रोक्साइड्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इन हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं ना तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर घटता है। क्यों, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर घटता है। फिर से सुनो, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ इन हाइड्रोक्साइड्स। लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है, मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है तो क्या हुआ हमारा, बेसिक कैरेक्टर घटा। ठीक है, टॉप टू बॉटम देखो, जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हमारा मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट राइट दोनों क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्या बोले हम, पहला लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर घटेगा। तो देखो यहाँ पे LiOH और BOH होल्ड वाइज में LiOH का बेसिक कैरेक्टर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम का एक एग्जांपल देख लो। टॉप टू बॉटम में LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH, ये हम एक ग्रुप फर्स्ट जो है हमारा एल्कली मेटल्स का S ब्लॉक में उसका ले लिए हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, टॉप टू बॉटम में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। हो गया, जैसे जैसे डाउन हो जा रहा है मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, CSOH का सबसे ज़्यादा, देन RbOH, देन KOH, देन NaOH, देन LiOH। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ होता है हमारा पीरियोडिक टेबल का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स कंप्लीट।